नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये क्वेश्चंस जितने भी हैं, ये आपके प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगी। यानी कि एंशियंट इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था, इसके अंतर्गत ये सभी क्वेश्चन आएंगे। और इसी प्रकार आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले के, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% चांसेस है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है वो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। तो देखिए, आपको हम बता दें कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो दो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे डेवलप हुए। वही पूरा का पूरा एजुकेशन की व्यवस्था को देखते थे। पहला आपका था वैदिक एजुकेशन, यानी कि आपका वैदिक शिक्षा, ये डेवलप हुआ। फिर आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन, यानी कि बौद्ध शिक्षा का डेवलप हुआ। तो ये दो एजुकेशन जो थे, ये एंशियंट इंडिया के इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम का पार्ट रहे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हमने डिस्कस अभी इस पे करना प्रारंभ ही किया है कि वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार। तो देखिए, चाहे वैदिक शिक्षा की बात करें चाहे बौद्ध शिक्षा की बात करें, संस्कार दोनों में थे, दोनों में इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे संस्कार। और ये संस्कार का मतलब क्या होता? संस्कार का मतलब सेरेमनी, यानी कोई भी देखें तो काम स्टार्ट करने के लिए एक संस्कार, एक देखें तो पुरोहित के द्वारा, ठीक है, पुरोहितों के द्वारा देखा जाए तो कुछ सिस्टम होते थे, कुछ मंत्रोच्चारण होते थे, कुछ नियम कानून होते थे। उन नियम कानूनों को अपनाना ही संस्कार के अंतर्गत आता था। उसके बाद आगे के स्टेप प्रारंभ होते थे। तो यहाँ एजुकेशन सिस्टम में भी वो संस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। और संस्कार को कराने का काम वैदिक कालीन शिक्षा में पुरोहित करते थे, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका विद्यारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार, ये तीनों वैदिक कालीन शिक्षा के इंपॉर्टेंट संस्कार हैं। ये प्रवज्जा संस्कार है, यहाँ पे इसको अलग कर देते हैं। ये प्रवज्जा जो संस्कार है, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके ये बौद्धिक एजुकेशन सिस्टम में। और प्रवज्जा संस्कार क्या था? प्रवज्जा संस्कार ये था कि जो बालक होते थे प्रवज्जा संस्कार में अपने परिवार से क्या करते थे? परित्याग करते थे, अपने परिवार का परित्याग करके संघ में प्रवेश लेते थे। और जिनके जीवन का इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य होता था, वो उद्देश्य होता था भिक्षु बनना। बौद्धिक शिक्षा के अंतर्गत ये आता है आपका। और यह संस्कार 8 वर्ष की आयु के पहले प्रारंभ नहीं होती थी। तो ये अब हटा देते हैं। आपके पास 3 संस्कार हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार होता था कि जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए जाता था या शिक्षा में प्रवेश करने के लिए जाता था गुरु के पास, तो उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। यानी प्रवेश की प्रक्रिया के लिए उपनयन संस्कार होती थी गुरुकुल में या विद्यालय में। अब देखिए, आपका यहाँ पे विद्यारंभ संस्कार है। विद्यारंभ संस्कार क्या होता था? जिस दिन बालक को अक्षर ज्ञान कराना स्टार्ट होता था, उस दिन विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। यानी विद्या प्रारंभ करने से पूर्व विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है, जिसके बाद बालक को अक्षर ज्ञान का एजुकेशन देना प्रारंभ किया जाता था। ये समापवर्तन संस्कार, यानी कि शिक्षा समाप्ति के बाद, यानी कि जो कोर्स हो था बच्चों का, वो पूरा हो जाने के बाद इस संस्कार का आयोजन होता था और ये लास्ट था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को आपने जाना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखें, वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार आपका उपनयन संस्कार था, ठीक है। चाहे आपका प्रारंभिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, आपका उपनयन संस्कार कराना जरूरी होता था। तो देखिए, तो यहाँ पे उत्तर जो होगा आपका उपनयन संस्कार होगा, इसको भूलना नहीं है। उपनयन संस्कार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार आपका उपनयन संस्कार। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए सबसे पहला, देखें तो सीढ़ी थी आपकी एजुकेशन के लिए। तो ये याद रखना है।
और देखिए विद्यारंभ संस्कार जो होता था ये सभी जातियों के बालक के लिए अनिवार्य होता था। प्राथमिक शिक्षा में यानी कि वैदिक कालीन प्राथमिक शिक्षा में ये उपनयन संस्कार सभी के लिए अनिवार्य होता था। लेकिन आगे चल के उच्च शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ देखें तो 3 वर्ग के बच्चों का उपनयन संस्कार कराया जाता था। पहला आपका क्षत्रिय, ब्राह्मण हो गए पहले, सेकेंड क्षत्रिय और तीसरे वैश्य। और उपनयन संस्कार उस समय कब होता था? देखिए प्राथमिक शिक्षा में 5 वर्ष के एज में उपनयन संस्कार करा दिया जाता था। और ये जो प्राथमिक शिक्षा का जो समय होता था उस समय वो 6 वर्ष का होता था, मतलब ड्यूरेशन प्राथमिक शिक्षा का 6 वर्ष का होता था। और उपनयन संस्कार देखें तो उच्च शिक्षा में क्षत्रिय के जो बच्चे थे, वैश्य के जो बच्चे थे और ब्राह्मण के जो बच्चे थे उनके अलग अलग एज पे होता था। पहला आपका जो ब्राह्मण था उनके बच्चों के 8 वर्ष पे, आपके क्षत्रिय के जो बच्चे थे 11 वर्ष पे और 12 वर्ष पे आपके वैश्य के बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। तो यानी प्राइमरी शिक्षा में सभी वर्ग के छात्रों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उच्च शिक्षा में देखें तो 3 ही वर्ग के बच्चों का होता था। शूद्र को यहाँ पे अनुमति नहीं होती थी उच्च शिक्षा में। अब यहाँ पे देखिए उपनयन संस्कार किया जाता था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सभी जाति के बालकों का, केवल ब्राह्मण बालकों का, वैश्य जाति के बालकों का और क्षत्रिय जाति के बालकों का। तो यहाँ पे ना उच्च यहाँ पे प्राइमरी ना सेकेंडरी कुछ नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे पहला। ठीक है, अगर यहाँ पे देता कि उच्च वर्ग में मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम में तो आंसर कुछ और हो जाता, अगर यहाँ पे लो देता तो कुछ और हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ उपनयन संस्कार की बात की गई है तो आपका सभी जात के बालकों के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य होता था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुरुकुल प्रणाली यानी कि छात्र जो होता था अपने परिवार से दूर निकल के आ जाते थे और गुरुकुल सिस्टम यानी कि जो शिक्षा की व्यवस्था थी एक दूर स्थापित केंद्र विद्यालय जो होते थे उसको गुरुकुल कहते थे। और गुरुकुल में ही बालक अपना शिक्षा जब तक खत्म नहीं हो जाता था तब तक यहाँ रह के अपना शिक्षा का पूरा जो सिस्टम था उसको फॉलो करता था। अब देखिए कहा गया है फोर्थ क्वेश्चन, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था? शिक्षण विधि की बात की गई है तो विद्यारंभ संस्कार की बात कर रहे हैं, तो ये विद्यारंभ संस्कार ये आपका शिक्षण विधि नहीं है, टीचिंग मेथड नहीं है। और यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको तो हटा दे रहे हैं। तो आपका देखिए लिखित भी यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि लिखित व्यवस्थाएं नहीं थी उस समय जो था ओरल था, मुख से ही ओरल तरीके से ही गुरुजन जो होते थे वो शिक्षा देते थे, यानी कि जो आचार्य होते थे वो बच्चों को शिक्षा ओरली देते थे और बच्चे उसको क्या करते थे, ये रखते थे अपनी मेमोरी में और फिर उस पर बाद में चिंतन मनन निध्यासन आदि चीज़ें बालक करते थे। तो ये आपका आंसर हो गया तीसरे का बी, यानी कि मौखिक ओरल मेथड होता था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? फर्स्ट आपका पूर्ण अवहेलना की गई थी, आपका सेकेंड है स्त्री शिक्षा को समुचित महत्व दिया जाता था, सी केवल साक्षरता प्रदान की जाती थी, या डी केवल गृहस्थ संबंधी शिक्षा दी जाती थी। तो देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी स्त्री शिक्षा को समुचित महत्व दिया जाता था। तो देखिए स्टार्टिंग में स्त्री शिक्षा को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, लेकिन आपको बता दें कि बाद में क्या हुआ, बाद में स्त्री शिक्षा का देखें तो निषेध भी किया गया, रोक लगा दी गई, बाद की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में देखें तो स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यही चीज़ अगर बौद्ध की बात करें, बौद्ध एजुकेशन सिस्टम में, तो पहले स्त्री शिक्षा का अधिकार बौद्ध सिस्टम में नहीं प्राप्त था, लेकिन बाद में कुछ सिफारिशों के बाद
जो स्त्री शिक्षा को क्या किया गया, मान्यता दे दिया गया, यानी कि प्रवेश देखें तो एजुकेशन में स्त्रियों का लीगल कर दिया गया। अब नेक्स्ट आपका सेकेंड आपका देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक के द्वारा शिक्षा प्रारंभ किए जाने पर कौन सा संस्कार किया जाता था। तो दो संस्कार काफ़ी फेमस थे, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में बौद्धकालीन। पहला था आपका प्रवज्जा, सेकेंड था उपसंपदा। तो ये आपका बता दें कि जो प्रवज्जा संस्कार है यही आपको हमने अभी बताया है काफ़ी पहले वाले क्वेश्चन में कि प्रवज्जा संस्कार क्या है, यानी कि एजुकेशन में बालक जो प्रवेश लेता था तो उस समय ये उपसंपदा संस्कार कराया जाता था बौद्ध शिक्षा में, और तब बालक का एज जो होता था 8 वर्ष से नीचे नहीं होता था, यानी कि 8 वर्ष के बाद ही ये संस्कार होते थे। और उपसंपदा संस्कार की बात करें तो ये उच्च शिक्षा के लिए थी, ठीक है, यानी बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रवज्जा संस्कार और उच्च शिक्षा में उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार के लिए कम से कम एज जो होता था बालक का 20 वर्ष के आयु के बाद ही होता था, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ प्रवज्जा। आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम मंत्र का उच्चारण कब किया जाता था। तो आपको हम बता दें कि 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी शिक्षा प्रारंभ करने के समय बालक बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम और संघम शरणम गच्छामि का मंत्र पढ़ता था, यानी कि इनका वो उच्चारण करते थे, पढ़ते नहीं थे, क्योंकि लिखित चीज़ें कि यहाँ पे बात जिक्र नहीं हो रही है, उच्चारण की बात की गई है। और आपको बता दें बौद्ध जो शिक्षा थी उसमें दो पाठ्यक्रम के 2 पार्ट थे, ठीक है। पहला पार्ट आपका धार्मिक था, धार्मिक शिक्षा, सेकेंड आपका लौकिक, याद रखिएगा, धार्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा आपके पाठ्यक्रम थे बौद्ध शिक्षा के 2 भागों में, जिसको बांटा गया था। और एक चीज़ और बता दें कि बौद्ध शिक्षा में सभी धर्मों के लोगों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो वैदिक शिक्षा थी उसमें सभी धर्मों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो यहाँ पे प्राप्त था। अब देखिए यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। बौद्धकालीन प्रणाली की बात है, तो यहाँ पे 8वें का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे किसी को रोका नहीं गया था, यहाँ पे रोका गया था इस तरह से, यानी कि जो इन चीज़ों से यानी बीमारी से संबंधित लोग थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, इसको वंचित रखा गया था, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 9th आपका नवा क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो 9th का आपका आंसर यहाँ पे ए कह रहा है सारनाथ, बी कह रहा है आपका बौद्धगढ़, सी नालंदा तक्षशिला, डी आपका दिल्ली। तो यहाँ पे 9th का आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, नालंदा तक्षशिला। ये बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे और ये काफ़ी फेमस थे, ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करते थे उस समय के। अब देखिए नेक्स्ट आपका 10वें नंबर क्वेश्चन है, समापवर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता था। तो समापवर्तन संस्कार आपके वैदिक शिक्षा का अंग था, और जब बालक का देखें तो शिक्षा पूर्ण हो जाता था गुरुकुल में, तो उसका समापवर्तन संस्कार होता था और बालक वहाँ से अब बाहर निकल जाते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ये आपका सी होगा, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि समापवर्तन संस्कार का एज 25 वर्ष होता था। ये आपका क्वेश्चन हो गया 10वें नंबर के, क्वेश्चन का आंसर हो गया 10वें नंबर का।
तो आशा करते हैं आज की वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी जो कि आपके एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।